So our today's topic is energy rich compounds. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम ऑफ द एनर्जी सोर्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है सर्टेन कंपाउंड्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड एनर्जी। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, लिविंग बॉडी में, जो जिसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद आप वो एनर्जी उसमें प्रोड्यूस करते हैं, या तो दैट गिव्स एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाई एनर्जी कंपाउंड्स और एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंस which possess sufficient free energy to liberate at least 7 calorie per mole at pH 7। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि क्या कहते हैं, जब वो हाइड्रोलिसिस होता है या उसमें सरफेस फ्री एनर्जी होता है, और वो कितना एनर्जी वो लिबरेट करता है, 7 कैलोरी पर मोल, और कितने पीएच पे, 7 पीएच पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे the compounds that liberate less than 7 calorie per mole are known as low energy compound। मतलब ऐसे कंपाउंड जो इतने कैलोरी, मतलब 7 कैलोरी पर मोल से अगर कम एनर्जी वो उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, या उतने वो 7 कैलोरी पर मोल से कम एनर्जी दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, लो एनर्जी कंपाउंड्स कहलाएंगे। ध्यान रहे, लो एनर्जी कंपाउंड्स ये कहलाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि सफिशिएंट फ्री एनर्जी के लिए कितना चाहिए, एटलीस्ट 7 कैलोरी पर मोल चाहिए। कितने पीएच पे चाहिए, 7 पीएच पे चाहिए। पीएच हमारा ध्यान देंगे, बॉडी पीएच जितना होता है नॉर्मल उतना होना चाहिए। ठीक है, तो इससे कम है, ये हमारा 7 कैलोरी पर मोल आपका सफिशिएंट फ्री एनर्जी है। और क्या कहते हैं, बाकी अगर उससे कम रह रहा है तो वो क्या है, लो एनर्जी कंपाउंड्स। उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, लो एनर्जी कंपाउंड्स कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द हाई एनर्जी कंपाउंड्स कंटेन फॉस्फेट ग्रुप एंड हेंस दे आर नोन एज हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स। मतलब इसमें देखा गया है मैक्सिमम ऑफ द हाई एनर्जी कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, और इसलिए उन्हें हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सफिशिएंट फ्री एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या होता है। एनर्जी रिच कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सफिशिएंट फ्री एनर्जी अप टू द 7 कैलोरी पर मोल एट द पीएच 7 पे वो होना चाहिए, और ऐसे कंपाउंड जिसमें सफिशिएंट फ्री एनर्जी पाया जाए उसे एनर्जी रिच कंपाउंड्स कहेंगे। और नेक्स्ट, ये हमारा अगर लेस देन आपका 7 कैलोरी पर मोल अगर है तो उसे क्या कहेंगे, लो एनर्जी कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसमें या जो लेस देन 7 कैलोरी पर मोल लिबरेट एनर्जी करेगा तो उसे क्या कहेंगे, लो एनर्जी कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि मैक्सिमम ऑफ द हाई एनर्जी कंपाउंड्स कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप। मतलब जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं वो फॉस्फेट ग्रुप कवर उसमें होता है, और इसलिए उन्हें हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं। हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स हैं और लो एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स हैं। तो हाई एनर्जी में अगर बात करेंगे तो फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, जिसमें कितना रहता है, 14.8 कैलोरी पर मोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कार्बामोइल फॉस्फेट, जिसमें होता है 12.3 कैलोरी पर मोल होता है। साइक्लिक एएमपी जिसमें 12 रहता है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जिसमें 11.8 रहता है। क्रिएटिन जिसमें 10.3 कैलोरी पर मोल एनर्जी रहता है। और
हमारा नेक्स्ट आता है एसिटाइल फॉस्फेट, जिसमें 10.3 इसमें भी रहता है। फिर एस एडिनोसिल मेथियोनिन, एस एडिनोसिल मेथियोनिन, जिसमें कितना एनर्जी रहता है 10 कैलोरी पर मोल रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट 8 कैलोरी पर मोल इसमें एनर्जी रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए में 7.7 कैलोरी पर मोल रहता है। नेक्स्ट हमारा एटीपी से एटीपी पीआई जब उसमें कन्वर्ट होता है तो कितना एनर्जी रहता है 7.3 कैलोरी पर मोल रहता है। ये हमारा ओवरऑल क्या है, हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स है। ठीक है, हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स हैं। इसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, जिसमें 14.8 कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट है कार्बोनोइल फॉस्फेट 12.3 कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट साइक्लिक एएमपी, जिसे हम कह रहे हैं 12 कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 11.8 कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट एसिटाइल फॉस्फेट 10.3 एंड फॉस्फोक्रिएटिन 10.3, एस एडिनोसिल मेथियोनिन, एस चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, एस एडिनोसिल मेथियोनिन, ये इसमें कितना रहता है 10 कैलोरी पर मोल। पायरोफॉस्फेट 8 कैलोरी पर मोल। एसिटाइल कोए 7.7 कैलोरी पर मोल। एटीपी से एडीपी पीआई में, एडीपी प्लस पीआई में जब चेंज होता है तो उसमें कितना सरफेस फ्री एनर्जी रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, हाई एनर्जी फॉस्फेट जो होता है वो कितना रहता है 7.3 कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट बात करेंगे लो एनर्जी फॉस्फेट, मतलब ये आप हम लोगों ने अभी तक ये ध्यान दिया होगा कि कितना था 7 कैलोरी से जितने भी ज्यादा रहेंगे या उसके अप्रॉक्स रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, हाई एनर्जी फॉस्फेट, या क्या कहलाएंगे, सफिशिएंट फ्री एनर्जी कहलाएंगे। ठीक है, सफिशिएंट फ्री एनर्जी कहलाएंगे। और ध्यान रहे, और जो उससे कम क्या रहेंगे, 7 से कम रहेंगे, उससे क्या कहेंगे, लो एनर्जी कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड तो हमारा आप इसमें देखेंगे ये या तो 7 होंगे या तो उससे ज्यादा होंगे, 7 होंगे या तो उससे ज्यादा होंगे। और 7 से जो कम वाले हैं वो क्या कहलाएंगे, लो एनर्जी फॉस्फेट्स कहलाएंगे। इसे क्या कहेंगे, लो एनर्जी फॉस्फेट। ऐसे फॉस्फेट्स या ऐसे कंपाउंड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है और वो लो एनर्जी वाले हैं, उसे क्या कहेंगे, लो एनर्जी फॉस्फेट्स कहेंगे। और ये ध्यान रहे, लो एनर्जी फॉस्फेट ये सारे 7 से कम वाले रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, पहला एडीपी से एएमपी प्लस पीआई, एडीपी से एएमपी प्लस पीआई आपका है तो उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें कितना लो एनर्जी फॉस्फेट है या कैलो एनर्जी कितना है 6.6 कैलोरी पर मोल, 6.6 कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट बात करें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तो 5 कैलोरी पर मोल। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो उसमें है 3.8 कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, that in that we will get 3.3 कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट है हमारा ग्लिसरॉल, लास्ट वाला ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जिसमें सबसे कम एनर्जी पाया जा रहा है, दैट इज 2.2 कैलोरी पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स, तो इसको हाई एनर्जी कंपाउंड्स को 5 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, तो these are at least 5 groups of high energy compounds. There are at least 5 groups of high energy compounds. पहला बात करें तो पायरोफॉस्फेट, दूसरा बात करें तो क्या है एसाइल फॉस्फेट, तीसरा बात करें तो एनॉल फॉस्फेट, चौथा बात करें तो थायोएस्टर्स, और पांचवा लास्ट बात करें फॉस्फेजेंस, फॉस्फेजेंस। अब देखिए ये आपका क्या है, अब क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो पायरोफॉस्फेट का हमारा एग्जांपल है एटीपी या पायरोफॉस्फेट। एसाइल फॉस्फेट का है एग्जांपल 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, कार्बामोइल फॉस्फेट, एसिटाइल फॉस्फेट। ये याद कर लीजिएगा बेटा,
कि ये अगर है ये 5 तो कुछ इसके एग्जांपल्स जरूर याद करिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर इन केस अगर नहीं याद रहे पॉइंट वगैरह तो इसके एग्जांपल जरूर याद कर लीजिएगा। तो पायरोफॉस्फेट जिसमें आता है एटीपी और पायरोफॉस्फेट। फिर असाइल फॉस्फेट्स की बात करें तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट और कार्बामोइल फॉस्फेट और एसिटाइल फॉस्फेट भी है। एनॉल फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। थायोल एस्टर या थायोएस्टर्स की बात करें तो एसिटाइल कोए या एसाइल कोए। और लास्ट आपका फॉस्फेजन जिसे 1,80-डिओ फॉस्फेट भी कहते हैं, तो उसका है हमारा एग्जांपल फॉस्फोक्रिएटिनिन, फॉस्फोआर्जिनिन, ठीक है। फॉस्फोक्रिएटिनिन और फॉस्फोआर्जिनिन तो सारा लगभग एक दूसरे से नाम मिल जुलता है, ठीक है। तो ये ध्यान से उसे रट जरूर डालिएगा कि अगर ये हमारा हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं तो कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ये 5 क्लासिफिकेशन है, तो इसके एटलीस्ट 1 एग्जांपल तो जरूर याद करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हाई एनर्जी बॉन्ड्स। तो लिखा है द हाई एनर्जी कंपाउंड्स पोजेस एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड मोस्टली, दैट इज फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड which are formed by the condensation of two acidic group of related compound। जो इसमें हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं उसमें एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द टू एसिडिक ग्रुप, दो एसिडिक ग्रुप के कंडेंसेशन से या उसके कंपाउंड से बनते हैं, मतलब कंडेंसेशन दोनों का होगा। नेक्स्ट बात करेंगे द बॉन्ड्स आर कॉल्ड हाई एनर्जी बॉन्ड सिंस द फ्री एनर्जी इज लिबरेटेड when these bonds are hydrolyzed। और इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहेंगे। इसको देखिए बॉन्ड ये डिनोटेड है, ठीक है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड का हाई एनर्जी बॉन्ड का ही साइन है। तो these bonds are called high energy bonds since the free energy is liberated when these bonds are hydrolyzed। जब इसमें से जब इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होता है तो फ्री एनर्जी इसमें से लिबरेट होते हैं, फ्री एनर्जी इसमें से निकलते हैं। हम लोगों ने देख भी लिया कि इस सिंबल से ये जो सिंबल आपका दिखा रहा है उसे क्या कहेंगे, हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहेंगे, ठीक है। लिखा भी है द सिंबल दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हाई एनर्जी बॉन्ड्स। एग्जांपल एटीपी से आपका पी और पी हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब बात करेंगे एटीपी क्या है, बात करते हैं एटीपी के। एटीपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी हाई एनर्जी कंपाउंड्स इन द लिविंग सेल्स। तो एटीपी क्या है, एटीपी आर द हाई एनर्जी कंपाउंड्स दैट इज फाउंड इन द लिविंग सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ एन एडेनिन, राइबोस और ट्राइफॉस्फेट मोइटी। इसमें इसके अलावा क्या क्या रहता है, एडेनिन रहता है, राइबोस रहता है और ट्राइफॉस्फेट मोइटी रहता है। तो ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकता है कि एटीपी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एटीपी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिसमें से एडेनिन, राइबोस या ट्राइफॉस्फेट एक ऑप्शन रह सकता है, बाकी कोई 3 ऑप्शन गलत रह सकते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है एटीपी में क्या क्या होता है, एडेनिन रहता है, राइबोस होता है, ट्राइफॉस्फेट मोइटी रहता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस अगर हो तो ऐसा आ सकता है, ठीक है। फिर है ATP is a high energy compound due to the presence of phosphoanhydride bond in the triphosphate unit। ATP जो होता है हाई एनर्जी कंपाउंड होता है, किस वजह से, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 phosphoanhydride बॉन्ड। फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से होता है। वो ये बॉन्ड किस में प्रेजेंट होते हैं, इन द ट्राइफॉस्फेट यूनिट। ट्राइफॉस्फेट यूनिट में फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड उसमें मौजूद होता है, जिसकी वजह से एटीपी हाई एनर्जी कंपाउंड उसे कहते हैं। नेक्स्ट है एटीपी सर्व्स एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सीधी सी बात है, कहा भी गया है एटीपी सप्लाइज एनर्जी टू द सेल, तो इसीलिए कहा गया एटीपी सर्व्स एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब ये सेल के लिए इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस।
The hydrolysis of ATP is associated with the release of large amount of energy. तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ATP का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इट रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ATP में से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। हम लोगों ने देखा भी, इसमें रिएक्शन में लिखा है ATP प्लस H2O हाइड्रोलिसिस इसका हो रहा है। तो किसमें हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ATP का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ATP प्लस PI हो जाता है, और हमें ये देखिए 7.3 कैलोरी ऑफ द एनर्जी हमें मिल रहा है, कैलोरी पर मोल एनर्जी हमें मिल रहा है। तो हमने ये ध्यान दिया कि ATP का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बात करेंगे, the energy liberated is used for various processes like muscle contraction, active transport, etc. तो ये जो एनर्जी हमें मिल रहा है इससे हम बॉडी हमारा वेरियस फंक्शन करता है, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और भी इसके अलावा कई सारे बॉडी फंक्शनिंग हैं। नेक्स्ट है, ATP कैन एक्ट एज अ डोनर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट टू लो एनर्जी कंपाउंड्स टू मेक देम एनर्जी रिच। अब इसके अलावा क्या करता है, ATP क्या करता है, अपने हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप को या हाई एनर्जी फॉस्फेट को क्या किसे देता है, लो एनर्जी कंपाउंड को, या इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ATP अपना जो मैक्सिमम ऑफ द एनर्जी लो एनर्जी कंपाउंड्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू मेक देम एनर्जी रिच। जैसे उसमें ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मिनिमम एनर्जी रहता है या लो एनर्जी रहता है या मतलब एनर्जी नहीं रहता है, दैट कंपाउंड्स आर एनर्जी लेस, तो उन्हें ATP क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ADP कैन एक्सेप्ट हाई एनर्जी फॉस्फेट फ्रॉम द कंपाउंड्स possessing higher free energy content to form ATP। अब क्या है कि हमारा पहले हम लोगों ने देखा कि ATP से हमारा ADP के प्लस PI के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है विद हाई एनर्जी या हाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फिर फर्दर ADP क्या कर सकता है, ATP से वो एनर्जी, और फिर ATP से ADP में जब आपका कन्वर्ट हो गया तो फिर से वो ATP से एनर्जी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ATP इज कॉन्स्टेंटली बीइंग यूटिलाइज्ड एंड रीजनरेटेड। और इस तरीके से ATP जो है हमारा धीरे धीरे जैसा कि हमारे बॉडी में जरूरत पड़ता है उसके एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, और कॉन्टिन्यूअसली ATP रिलीज भी होता रहता है, रीजनरेट भी होता रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ATP ADP साइकिल, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, जब हमारा एनर्जी ATP रिलीज करता है दैट कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ द ADP एंड प्लस PI एंड एनर्जी, तो ये हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है, और हमारा लिविंग सिस्टम में इस तरीके से ATP से मैक्सिमम कंसंट्रेशन या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे लिया जाता रहता है। नेक्स्ट, ATP एक्ट्स एज अ एनर्जी लिंक बिटवीन द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। भाई हम लोगों ने पढ़ा था कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, टूट रहा था, एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, जोड़ रहा था। तो ATP क्या करता है, एक तरह से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बीच में लिंक का काम करता है। लिंक का काम कैसे करेगा कि जब सिंथेसिस होगा तभी तो टूटेगा, जब सिंथेसिस ही नहीं होगा या एनाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो कैटाबॉलिज्म कहाँ से होगा, तो एनाबॉलिज्म होगा। फिर एनाबॉलिज्म से कैटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, हमें ATP प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो 10 ATP जो इसलिए कहा गया है, ATP जो एक तरह से लिंक का काम करता है, एनर्जी लिंक का काम करता है बिटवीन द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब बात करेंगे ATP का सिंथेसिस कैसे होता है। सिंथेसिस ऑफ ATP, सिंथेसिस ऑफ ATP में हम लोग देखेंगे ATP कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द 2 ways, 2 तरीके से इसका सिंथेसिस हो सकता है। पहला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब इसमें कैसे होगा
This is the major source of ATP in aerobic organism. तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, और हमारा जो एटीपी है वो एज अ एनर्जी के सोर्स के रूप में हमारा उस ऑर्गेनिज्म में या हमारे बॉडी के लिविंग सिस्टम में वो काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है इट इज लिंक्ड विद द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ATP may be directly synthesized during substrate oxidation in the metabolism. अब कुछ सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन जब होता है मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो उस दौरान भी ATP का सिंथेसिस या ATP का फॉर्मेशन या ATP का प्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है the energy rich compounds such as phosphoenol pyruvate and 1,3-bisphosphoglycerate and succinyl CoA can transfer high energy phosphate to ultimately produce ATP। अब क्या लिखा है the high energy compounds such as, अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि phosphoenol pyruvate, 1,3-bisphosphoglycerate, succinyl CoA, ये क्या करते हैं हाई एनर्जी फॉस्फेट को ट्रांसफर करते हैं, किस लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी। ये क्या करते हैं हाई एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं या कंपाउंड हैं? फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट, 1,3-bisphosphoglycerate and succinyl CoA। These are the factors which are responsible for the production of the ATP with the transfer या by the transfer of high energy phosphate। नेक्स्ट बात करेंगे, ये हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में बताया गया है, ये कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे साइक्लिक AMP का। तो साइक्लिक AMP इज अ साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड, केमिकली इट इज 3,5-adenosine मोनोफॉस्फेट। जो होता है ये साइक्लिक AMP जो है वो केमिकली क्या है 3,5-adenosine मोनोफॉस्फेट है। ठीक है, तो ये लिखा है नेक्स्ट इट इज सिंथेसाइज्ड इन द टिश्यू फ्रॉम ATP अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडिनाइल साइक्लेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। तो ये कैसे बनता है साइक्लिक AMP? ये हमारा एक तरह से ATP से बनता है, और ATP पे एक एंजाइम है जो एक्ट करता है, जो कैटालाइज करता है एडिनाइलिल साइक्लेज। और किसके प्रेजेंस में ये काम करता है एडिनाइलिल साइक्लेज? इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम आयन। तो ये हमारा ATP रिएक्शन होता है, और इस तरीके से साइक्लिक AMP या 3,5-adenosine मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें साइक्लिक AMP डिकम्पोजिशन इनटू द AMP is catalyzed by the enzyme phosphodiesterase। मतलब CAMP जब AMP में कन्वर्ट हो जाता है तो किस एंजाइम के हेल्प से कन्वर्ट होता है? दैट एंजाइम नेम इज फॉस्फोडाइएस्टरेज। तो फॉस्फोडाइएस्टरेज एक हमारा एंजाइम है which is responsible for the conversion of CAMP into the AMP। ठीक है, CAMP को सेकंड मैसेंजर भी कहते हैं। CAMP is used for the intracellular signals transduction, such as transferring the effects of hormones like glucagon and adrenaline, which cannot pass through the cell membrane। तो इसीलिए इसको सेकंड मैसेंजर भी कहा गया है। ये जो हार्मोन्स हैं ये उसके इफेक्ट को जैसे कि ग्लूकागॉन और एड्रेनालिन को एक तरह से सेकंड मैसेंजर के रूप में इसका ट्रांसफर भी करते हैं, और इस तरीके से ये क्या कहते हैं ग्लूकागॉन और एड्रेनालिन जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट नहीं कर सकता है, तो ये किसके हेल्प से ट्रांसफर होते हैं या किसके हेल्प से ये क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं? दैट इज CAMP। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सेकंड मैसेंजर भी कहा गया। लिखा गया है थोड़ा सा सेकंड मैसेंजर के बारे में। सेकंड मैसेंजर आर शॉर्ट लिव्ड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय द सेल्स टू ट्रिगर मतलब बढ़ाना, ठीक है, ट्रिगर physiological changes such as proliferation,
डिफरेंशिएशन, माइग्रेशन, सर्वाइवल एंड एपोप्टोसिस। तो इन सारी चीजों के लिए हमारा क्या, ये एक तरह से सेकंड मैसेंजर का काम करता है, दैट इज प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन, माइग्रेशन, सर्वाइवल एंड एपोप्टोसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। CAMP is involved in the activation of the protein kinase and regulates the effect of adrenaline and glucagon। तो CMP क्या करता है, जो प्रोटीन काइनेज हमारा एक एंजाइम है उसे एक्टिवेट करता है और इस तरीके से एड्रेनलिन और ग्लूकागॉन के इफेक्ट को भी रेगुलेट करता है, जो कि किससे हमारा रेगुलेशन होता है, प्रोटीन काइनेज। तो प्रोटीन काइनेज को कौन एक्टिवेट करता है, CMP, साइक्लिक AMP एक्टिवेट करता है। CMP also regulates the passage of calcium through ion channels। ठीक है, तो CMP किसे रेगुलेट करता है, कैल्शियम का पैसेज आयन चैनल्स के थ्रू। जब कैल्शियम का क्या कहते हैं पैसेज होता है या कैल्शियम का मूवमेंट होता है आयन चैनल्स के थ्रू, तो उसे भी साइक्लिक AMP रेगुलेट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, CMP and its associated kinase function in several biochemical processes including the regulation of glycogen, sugar and lipid metabolism by activating protein kinase। मतलब जो CAMP है, साइक्लिक AMP, तो वो क्या करता है, हमारा ग्लाइकोजन को, शुगर एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। और कैसे रेगुलेट करता है, ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करके। ठीक है, फिर लिखा है CMP is a mediator hormones activated protein kinase A, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, causes glycogenolysis, causes lipolysis, modulates transcription, activate hormone secretions, increase gastric secretions, regulates permeability to water। तो ये सारे भी अदर वेरियस फंक्शंस हैं जो कि CMP के द्वारा किया जाता है या CMP के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। साइक्लिक AMP एक और है इसमें, that reduce inflammation, reduce blood pressure, anti glaucoma effect। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हमारा आई में जब बढ़ जाता है तो ग्लूकोमा हो जाता है। ठीक है, तो उसे भी हमारा ये CMP रेगुलेट करता है कि ग्लूकोमा ना हो पाए, एंटी ग्लूकोमा इफेक्ट। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंट्रोटॉपिक एक्शन इन द हार्ट। इंट्रोट्रोपिक एक्शन हार्ट जो होता है वो पॉजिटिवली रहता है। प्रिवेंट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स को इकट्ठा नहीं होने देता है। ब्रोंकोडाइलेशन का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने साइक्लिक AMP के बारे में पढ़ा और क्या पढ़ा कि जो कंपाउंड्स दैट आर एनर्जी रिच। ठीक है, तो AMP और साइक्लिक AMP का ये स्ट्रक्चर है, ये ATP का, ये पायरोफॉस्फेट का, ये साइक्लिक AMP का, ये अलग अलग कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बायो एनर्जेटिक्स खत्म हो गया और फर्स्ट यूनिट ओवरऑल पूरा फिनिश हो गया। जो भी डाउट्स रहेगा उसे हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे।